हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध या लड़ाइयों के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हम भारतीय इतिहास से जुड़े हुए उन प्रमुख युद्धों के बारे में संक्षिप्त विवरण जानेंगे जिनसे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इस 10 मिनट को वीडियो में आपको हम उन सभी प्रमुख युद्धों के बारे में बताएंगे या लड़ाइयों के बारे में बताएंगे जिनसे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों को जानने से पहले एक मोटिवेशनल कोट की ओर बढ़ेंगे कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। हमें लगातार कोशिश करती ही रहनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए तब तक जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। तो कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध या लड़ाइयों के बारे में। भारतीय इतिहास का पहला युद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध है, या इसे कहते हैं हाइडे स्पीन का युद्ध, या इसे कहते हैं वितस्ता का युद्ध। तो इस युद्ध की अवधि क्या है? 326 ईसा पूर्व। यह हाइडे स्पीन का युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था। तो हाइडे स्पीन का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। और विजेता कौन हुआ? सिकंदर। कभी कभी पूछा जाता है कि हाइडे स्पीन का युद्ध कहाँ हुआ या किस नदी के किनारे हुआ। तो यह युद्ध झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला युद्ध हमारा कौन सा है? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व किसके बीच हुआ? अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ, जिसमें विजेता कौन बना? सम्राट अशोक। कलिंग विजय के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने साम्राज्यवादी नीति हटाकर धम्म नीति अपनाई। इस कलिंग युद्ध में इतना भीषण रक्तपात हुआ था, इतने अधिक सैनिक मारे गए थे कि उसके बाद अशोक ने इस भीषण रक्तपात को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने साम्राज्यवादी नीति मतलब साम्राज्य के विस्तारवादी नीति को छोड़कर धम्म नीति अपनाई और बौद्ध धर्म में को धारण किया। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? अशोक और कलिंग के राजा उस समय कौन थे? नंदराज। कौन थे? नंदराज। तो इस प्रकार हमने कलिंग के युद्ध के बारे में जाना। आइए जानते हैं अब अपने अगले युद्ध के बारे में, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में। सिंध की लड़ाई कब हुई? 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित कर ली। तो इस लड़ाई में क्या हुआ था? अरब खलीफा अल-माजिद व इराक के शासक अल-हज्जाज के कहने पर मोहम्मद कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से हमला किया। यह हमला सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? कराची पर हुआ। उसके बाद कासिम ने चाचा के बेटे दाहिर पर हमला करके मुल्तान तक के इलाके को जीत लिया। दाहिर राबौर के युद्ध में मारा गया। तो हमने क्या समझा? सिंध की लड़ाई में अरब के खलीफा अल-माजिद व इराक के शासक अल-हज्जाज के कहने पर मोहम्मद कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी को हमला किया, और यह हमला सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सिंध प्रदेश के कराची पर। तो 712 ईस्वी के बाद भारत में एक तरीके से मुस्लिमों का शासन शुरू हो गया, जिसे हम लोग मध्यकाल जानते हैं। 712 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी से लेकर के लगभग 1700 ईस्वी तक हम लोग मध्यकाल ही जानते हैं। इसके बाद आता है तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा आता है? तराइन का प्रथम युद्ध। जब आता है मोहम्मद गौरी मतलब शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जब वो आता है तो उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। उनके साथ 1191 ईस्वी में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें विजयी कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी को बंदी बना लेते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान रिहा कर देते हैं।
और मोहम्मद गौरी आज़ाद हो जाता है। और आज़ाद होने के बाद 1192 ईस्वी में एक बार फिर से वह पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर देता है। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर देता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी माना जाता है। श्रुतियों के आधार पर, जनश्रुतियों के आधार पर या इतिहासकारों के आधार पर कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उनकी आंखें फोड़ दी। इनके परिवार, पृथ्वीराज चौहान के जो परिवार वाले थे उनको भी मार डाला और इनके एक दरबारी कब हुआ करते थे, चंदबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, उनको भी मार दिया था। तो इस तरीके से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी फिर से अपने गोरी राज्य की ओर चला जाता है या वापस चला जाता है, गौर राज्य में वापस चला जाता है। उसके बाद होता है चंदावर का युद्ध। एक साल बाद गौरी फिर से वापस आता है और चंदावर का युद्ध लड़ता है किसके बीच में, चंदावर का युद्ध होता है किसके बीच में, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ये वही जयचंद है जिसने पृथ्वीराज चौहान को मारने में मोहम्मद गौरी की मृत्यु की थी। ये वही जयचंद है जो आज तक राजनीति में धोखेबाजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है शब्द, जो धोखेबाजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना शब्द, जो दल बदल लेते हैं, तो वही ये जयचंद है। तो वो जयचंद जो कहा जाता है वो यही जयचंद है जो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को मारने में सहायता करता है। लेकिन मोहम्मद गौरी, जयचंद समझता है कि मोहम्मद गौरी अपना हो गया, इसने मुझे राजा बना दिया है। उस समय ये जयचंद कन्नौज का राजा हुआ करता था। फिर मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ युद्ध किया 1194 ईस्वी में और जयचंद को मार दिया और मोहम्मद गौरी इस चंदावर के युद्ध में विजेता रहा। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में हुआ और मोहम्मद गौरी विजेता बना। अगला युद्ध हमारा होगा तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 ईस्वी में यालदाउज और इल्तुतमिश के बीच में। यालदाउज और इल्तुतमिश, यालदाउज जो है ये इल्तुतमिश के चाचा का बेटा है, मतलब चचेरा भाई है। यालदाउज और कुबाचा जो हैं, इन दोनों को एक राज्य मिलने के बावजूद भी ये इल्तुतमिश से दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इल्तुतमिश एक योग्य शासक था, उसने यालदाउज को हरा दिया और यालदाउज मारा गया। तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में यालदाउज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ और विजेता कौन बना, इल्तुतमिश। अगला युद्ध है पानीपत का युद्ध। ये तो आप सबको याद होगा, पानीपत का युद्ध आपने नाम सुना होगा। पानीपत के युद्ध में क्या है, ये 1526 ईस्वी में हुआ। ये जब बाबर आता है तो बाबर का जीवन काल एक युद्धों का काल भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि बाबर जब से भारत में उसकी एंट्री होती है, जब से भारत में प्रवेश होता है, तब से वह युद्ध लड़ता ही रहता है, युद्ध ही लड़ता रहता है लगातार। उसका जीवन काल युद्धों में ही व्यतीत होता है। तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ किसके बीच में, लोधी वंश को नष्ट करने के लिए बाबर आता है और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के लिए युद्ध होता है, जिसमें विजेता कौन बनता है, बाबर विजेता बनकर किस काल की स्थापना करता है, मुगल सत्ता की या मुगल वंश की स्थापना भारत में कर देता है। ये वही युद्ध है पानीपत का युद्ध, जिस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में दिल्ली की सिंहासन को प्राप्त किया था। तो बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, इसमें विजेता कौन बना, बाबर। अगला युद्ध होता है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। किनके मध्य हुआ, बाबर व राणा सांगा के बीच में। किसके बीच में हुआ, बाबर व राणा सांगा के बीच में। इसमें भी विजेता कौन बनता है, बाबर। ये 4 युद्ध इसने लगातार लड़े थे, 26, 27 और 28, 29 में। ये चारों युद्ध में बाबर ही विजेता बना था। इस युद्ध के बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली। तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को किसकी उपाधि मिली, गाजी की उपाधि मिली। आइए जानते हैं अगला युद्ध 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में बाबर व मेदिनी राय के बीच में युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध, और इसमें कौन विजेता बनता है, बाबर। तो फिर से सुन लीजिएगा, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर व मेदिनी राय के बीच में हुआ और इसमें कौन बना विजेता, बाबर बना। इसमें जब मेदिनी राय के बीच युद्ध हो रहा था तो इसकी सेना कुछ हार मानने लगी थी।
मतलब डिमोटिवेट हो चुकी थी। तो उसने बाबर ने क्या किया, जब कभी भी आप कुछ पुराने समय में शिक्षा का अभाव था ही, ये तो सब जानते हैं। तो वो जब सैनिक डिमोटिवेट होने लगे तो बाबर ने क्या किया, जिहाद का नारा दे दिया कि आपको अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है, मेदिनी राय को हराना है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। तो सैनिकों में थोड़ा उत्साह आ गया और मेदिनी राय की सेना को हराकर भेद कर मेदिनी राय के राज्य पर भी कब्जा कर लिया। तो इस युद्ध में भी, चंदेरी के युद्ध में भी बाबर विजेता बना। फिर लास्ट युद्ध करता है बाबर, अपने जीवन काल का भी लास्ट युद्ध 1529 ईस्वी में करता है। कौन सा? बाबर बाबर के बीच होता है और अफगान सेना के बीच में होता है। इस युद्ध में भी बाबर ही विजयी रहता है। अफगान सेना और बाबर के बीच में होता है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध या घग्घर का युद्ध। इसमें भी कौन विजयी रहता है? बाबर विजयी रहता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो घग्घर का युद्ध या घाघरा का युद्ध, ये 6 अप्रैल 1529 को हुआ था। तो बाबर के ये 4 युद्ध हैं। कौन कौन से? इसके लिए एक ट्रिक भी है। कौन सी ट्रिक है? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 को घर गया और 30 को मर गया। मतलब 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 में इस युद्ध, ये उसके जीवन काल का आखिरी युद्ध था और 1530 में वो मर भी जाता है। तो क्या हो गई ट्रिक? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 को घर गया और 30 को मर गया। अगला युद्ध हमारा कौन सा आता है? चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है हमारा अगला युद्ध? चौसा का युद्ध। ये किसके बीच में होता है? 1539 ईस्वी में होता है, हुमायूं व शेरशाह के बीच में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ? चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। और किस नदी के किनारे होता है? कर्मनाशा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कर्मनाशा नदी के किनारे होता है। लेकिन शेरशाह सूरी जब 1539 ईस्वी में जीत जाता है, लेकिन हुमायूं इतनी जल्दी हार मानने वाला राजा नहीं है, क्योंकि वो मुगल वंश का राजा वर्तमान समय में है। वो एक युद्ध के बाद हार मान जाए तो वो हुमायूं भी कैसा। तो एक और युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, जिसे कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। 1540 ईस्वी में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है और यह युद्ध किसके बीच में होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। और फिर से पुनः अगले युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है और अंत में हार मानकर हुमायूं भारत छोड़कर चला जाता है और शेरशाह दिल्ली पर अधिकार जमाकर सूरवंश की स्थापना कर देता है। तो 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी सूरवंश की स्थापना करता है और 1555 में एक बार फिर हुमायूं भारत लौटता है, भारत में एंट्री करता है और अपने राज्य को पुनः वापस ले लेता है। इन सब के बारे में हम जब इतिहास की क्लासेस लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम इन युद्धों के बारे में संक्षिप्त रूप से ही जानेंगे। अगला युद्ध हमारा आता है कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? 1556 ईस्वी में अकबर या बैरम खां व हेमू के बीच में। यहाँ पे बैरम खां इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अकबर का 1556 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर उनका जो है बैठना ही हुआ था। 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में वो उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो वो कितने उम्र में थे? 13 वर्ष की उम्र में थे। और आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि 13 वर्ष की उम्र में कोई युद्ध क्या करेगा। तो इसलिए अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, उन्होंने यह युद्ध अपनी अध्यक्षता में लड़ा था। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में अकबर भी लिख दिया जाता है या बैरम खां भी लिख दिया जाता है। तो यह युद्ध किसके बीच में हुआ? बैरम खां व हेमू के बीच में हुआ। और इसमें विजेता कौन बना? अकबर या बैरम खां। कौन बना? अकबर या बैरम खां। कुछ आप सोच रहे होंगे कि ये हेमू कौन था? हेमू जो था आदिल शाह सूर, जो सूरवंश उस समय चल रहा था ना, सूरवंश, उसी का आखिरी राजा कह सकते हैं, आखिरी शासक कह सकते हैं, आदिल शाह सूर, उसी का सेनापति हुआ करता था हेमू।
तो इन्हीं के बीच ये युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? अकबर या बैरम खां व हेमू के बीच में, और इसमें विजयी कौन रहा? अकबर। अगला युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। विजयनगर साम्राज्य का अंत किया गया मतलब मुगलों ने विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया और उसका अंत कर दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया? तालीकोटा का युद्ध। यह क्वेश्चन में आता है, कई बार पूछा गया। तालीकोटा का युद्ध आप लोगों ने कम पढ़ा होगा, इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। अगला हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ। किसके बीच में हुआ? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ। यह इसमें विजेता कौन बना? अकबर बना। कौन विजेता बना? अकबर बना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अगर आपको अकबर का नाम नहीं दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह व आसफ खां। दो सेनापति इनके थे, राजा मान सिंह व आसफ खां अकबर की सेना के, वही मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और इस युद्ध में मुगलों की सेना विजयी हुई थी या मुगल विजयी हुए थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ और अकबर विजयी हुआ। अगला युद्ध आता है 1757 ईस्वी को। किसके मध्य हुआ? सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच में हुआ। किसके मध्य हुआ? सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच हुआ। और विजेता कौन बना? अंग्रेज। ये वही सिराजुद्दौला है जो बंगाल का शासक बनाया जाता है। ये वही सिराजुद्दौला है जो बंगाल का शासक बनाया जाता है, और सिराजुद्दौला को हटाकर किसे बना दिया जाता है? शुजाउद्दौला को। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज अपना प्रभुत्व भारत में पूर्ण रूप से जमाने में सफल हुए थे। इसी युद्ध के बाद भारत में कानून बनाने का अधिकार भी, दीवानी का अधिकार भी अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था प्लासी के युद्ध के बाद। तो 1757 ईस्वी के बाद अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत में अपना अधिकार जमा चुके थे। अब आते हैं हम लोग अगले युद्ध पर, अपने वांडीबास का युद्ध। ये कब होता है? 1760 ईस्वी में। कब होता है सर वांडीबास का युद्ध? 1760 ईस्वी में। किसके बीच में होता है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज जब भारत में, मैंने बताया 1757 में पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमा चुके थे, तो वो चाहते थे कि एकाधिकार हमारा ही रहे भारत में, अन्य कोई देश पूर्ण मतलब इससे व्यापार ना कर सके, अधिक से अधिक लाभ जो है हम ही लोगों को प्राप्त हो। तो उसने क्या किया? जितने भी देश थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे, उन सबको भगाना शुरू किया। तो 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच, और इसमें अंग्रेज विजयी रहते हैं और फ्रांसीसियों को भारत से खदेड़ देते हैं। अगला युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, और इसमें कौन विजेता बनता है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इसमें विजेता बनता है। अगला युद्ध और लास्ट युद्ध है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। और इस युद्ध में 3 राजा होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मीर कासिम, जो उस समय बंगाल का शासक होता है। दूसरा होता है शाह आलम, जो उस समय मुगल शासक होता है। और तीसरा होता है शुजाउद्दौला, जो उस समय अवध का नवाब होता है। मीर कासिम कौन है? बंगाल का शासक है। शाह आलम कौन है? एक मुगल शासक है, दिल्ली का शासक। और शुजाउद्दौला कौन है? अवध का नवाब है। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। क्यों विद्रोह करते हैं? क्योंकि अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियों पर सैनिक लगाना शुरू कर देते हैं और अपने मनमाने तरीके से व्यापार करना भी शुरू कर देते हैं। इसलिए 1764 ईस्वी में इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन वह विद्रोह असफल रहा, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास तोपें थी, उनके पास ऑटोमेटिक राइफल थी, लेकिन हमारे पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे, उतने ऑटोमेटिक हथियारों से हम लैस नहीं थे। इसीलिए हम बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हार गए और विजय कौन बना? अंग्रेज।
कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया। तो बक्सर के युद्ध में किसने नेतृत्व किया था अंग्रेजों की सेना का? हेक्टर मुनरो। नाम याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। इसी के साथ हमने भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों को कुछ ही समय में जान लिया। इस तरीके से हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सब कुछ सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक जो याद करने में हमें दिक्कत होती है, हम इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यमों से याद कर सकते हैं और 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से, क्योंकि युद्ध की ये जो अवधि होती है ये ज़्यादातर याद नहीं रहती है, इस माध्यम से हमने अवधि भी आसानी से याद कर ली। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।